हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। दोस्तों, ये जो आप वीडियो देख रहे हो, आज इस सेशन में हम बात करने वाले हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की जीडीएस की वैकेंसी आई है, जिसको आप कहते हो ग्रामीण डाक सेवक। आखिर क्या है ये ग्रामीण डाक सेवक की पोस्ट? क्या एलिजिबिलिटी है? क्या क्वालिफिकेशन चाहिए इस पोस्ट को जो लोग इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं? कितनी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं? लोकल लैंग्वेज का जो भी सीन है, तो कुल मिला के इस एक छोटे से वीडियो में हम इस जीडीएस पोस्ट की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करके मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करने वाला हूं। तो आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हो जीडीएस का फुल नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पे ओपन है, जहां पे आपके सामने साफ साफ लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, और नोटिफिकेशन नंबर आपको साथ देकर इन्होंने बता रखा है कि ये नोटिफिकेशन कब पब्लिश हुआ है। 31 जुलाई 2023 को ये आपका सेकंड शेड्यूल है, जो कि जुलाई 2023 में आया है। पोस्ट का नाम है ग्रामीण डाक सेवक, जिसको आप कहते हो जीडीएस। अब जीडीएस की पोस्ट क्या है, तो इसके नाम से आप इस बात को समझ गए होंगे कि जी हाँ, ये पोस्टमैन वाली जॉब है। जो आप देखते हो ना कि आपका जब भी कोई डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के थ्रू कोई पार्सल आना होता है, तो कोई ना कोई एक बंदा आता है, वो आपको आपका पार्सल डिलीवर करता है। तो ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में, यानी कि भारतीय डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवक, यानी कि ग्रामीण ही होता है। ग्रामीण का मतलब जो आपके रूरल एरिया होते हैं, वहां पे जो डाक सेवक होते हैं। तो आइए दोस्तों बात करते हैं कि क्या इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स रखी गई हैं। सबसे पहले इसका शेड्यूल अगर देखें, तो इसका शेड्यूल रखा गया है कि आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो 3/8/2023 से 23/8/2023 तक, यानी कि 3 अगस्त से आप इसको अप्लाई कर सकते हो। कब तक? 23 अगस्त तक। आपके पास नेट पूरा पूरा 20 डेज का कंप्लीट टाइम आपको यहाँ पे दिया गया है। कब से कब तक? आप कहोगे सर 3 अगस्त से 23 अगस्त तक हम इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन और है कि यहाँ पे आप जो फॉर्म फिल करते हो, अगर मान लो आपको फॉर्म में कुछ मॉडिफिकेशन करना है, आपसे फॉर्म में कुछ एरर्स हो जाती हैं, कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो आप करेक्शन भी कर सकते हो, और करेक्शन की विंडो ओपन होगी 24 से 26 तक। इसका मतलब 3 से लेकर 23 तक फॉर्म फिल करिए। इन केस अगर आपको कुछ एडिट करना है या फिर कुछ करेक्ट करना है, तो 24, 25, 26 के लिए आपकी ये विंडो ओपन रहेगी। केवल उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने फॉर्म फिल कर रखा है, क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि जिन्होंने फॉर्म ना भरा हो वो 24 से 26 के बीच फॉर्म फिल कर सकते हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा दोस्तों आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं आगे क्या गिवन है। आपको यहाँ पे टीआरसीए का स्लैब गिवन है। अगर आप बीपीएम पोस्ट के लिए जाते हो, तो बीपीएम पोस्ट के लिए आपकी 12,000 से 29,380 तक ये स्लैब आपका बनेगा। और अगर आप डाक सेवक की पोस्ट के लिए जाते हो, असिस्टेंट बीपीएम के लिए जाते हो, तो आपका यही 10,000 से 24,470 के लिए बनेगा। आगे चलते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दों पर बात करते हैं। जैसे दोस्तों, अच्छा बीपीएम क्या होता है ये तो आप जान ही गए होंगे। इसके बारे में देखो, ये नोटिफिकेशन आपको इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम लिंक गिवन है, वहां पूरा का पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। पीडीएफ मिल जाएगा तो नोटिफिकेशन को आप डिटेल में भी पढ़ सकते हो। दोस्तों, यहाँ पे जो बीपीएम की पोस्ट होती है, ये कौन सी जॉब प्रोफाइल है? इसका फुल फॉर्म होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर। ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है, और यहीं पे जो आपने एक दूसरी पोस्ट देखी थी एबीपीओ, वो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है। दोनों के बारे में अलग अलग इंफॉर्मेशन बताई हुई है। आप अगर इनके बारे में और डीप में पढ़ना चाहते हो, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। इसके बाद दोस्तों, ये जो आपका डाक सेवक होता है, इसके बारे में भी आप जानते हो। मैं आपको एज लिमिट के बारे में बताऊं तो दोस्तों, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले बात आती है एज लिमिट की। मिनिमम जो उम्र है आपकी वो 18 होनी चाहिए, और मैक्सिमम जो उम्र है वो आपकी 40 होनी चाहिए। ठीक है। एज जो है वो डिटरमाइन की जाएगी लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। जो आपकी एप्लीकेशन सबमिट करने की लास्ट डेट है, उस डेट से आपकी जो एज है वो कैलकुलेट की जाएगी। इसके बाद दोस्तों, रिलैक्सेशन की बात करें तो ये आपके सामने रिलैक्सेशन लिखा हुआ है। एससी एसटी का 5 साल का है, ओबीसी का 3 साल का है। ईडब्ल्यूएस का कोई रिलैक्सेशन नहीं है। पीडब्ल्यूडी और पीडब्ल्यूडी प्लस ओबीसी वालों को 13 साल का, केवल पीडब्ल्यूडी वालों को 13 साल का, और पीडब्ल्यू प्लस एससी एसटी इनको 15 साल में एज का रिलैक्सेशन दिया गया है। इसके बाद दोस्तों, अगर हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे यहाँ पे आपको बहुत हाई फाई क्वालिफिकेशन नहीं मांगता है। सिंपल सा लिखा हुआ है, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट ऑफ 10th स्टैंडर्ड हैविंग पास्ड इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश हैविंग बीन स्टडीड एज कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट। आप 10th पास होने चाहिए।
10th पास सर्टिफिकेट और मार्कशीट आपके पास होना चाहिए और 10th में आपका मैथमेटिक्स और इंग्लिश जो है वो कंपलसरी सब्जेक्ट में होना चाहिए। इसका मतलब जो साइंस बैकग्राउंड वाले हैं, जिन्होंने अपना हाई स्कूल जो है वो साइंस बैकग्राउंड से कवर किया है, क्लियर किया है, कंप्लीट किया है, वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स और इंग्लिश आपके कंपलसरी सब्जेक्ट रखे गए हैं। इन केस अगर आपका हाई स्कूल पास है लेकिन मैथमेटिक्स और इंग्लिश आपका वह सब्जेक्ट नहीं है, या दो में से केवल कोई एक सब्जेक्ट है, तो दोस्तों आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं हो, यू आर नॉट एलिजिबल। अब दोस्तों यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि आपके पास जो मार्कशीट है, आप चाहे यूपी बोर्ड के हो, या फिर आप सीबीएसई बोर्ड के हो, या फिर आप आईसीएसई बोर्ड के हो, किसी भी बोर्ड से आपने पढ़ाई कर रखी हो, बस वो आपका अप्रूव्ड बोर्ड होना चाहिए, मान्य बोर्ड होना चाहिए, तो जीडीएस भी आपके उस बोर्ड को मान्य कर देगा। इसके अलावा आप जिस भी स्टेट से अप्लाई कर रहे हो, द एप्लीकेंट शुड हैव स्टडीड द लोकल लैंग्वेज, आप उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज आपने पढ़ रखी हो एटलीस्ट अप टू सेकेंडरी स्टैंडर्ड एज कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट। अब मतलब क्या है, सपोज दैट आप यूपी से बिलोंग करते हो, यूपी की लोकल लैंग्वेज है हिंदी, तो आपने एटलीस्ट 12th स्टैंडर्ड तक, एटलीस्ट 12th स्टैंडर्ड तक कंपलसरी सब्जेक्ट्स में उस सब्जेक्ट को आपने पढ़ रखा हो। हिंदी आपका 10th में तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ सेकेंडरी स्टैंडर्ड में भी आपका क्या होगा, सेकेंडरी स्टैंडर्ड में भी आपका वो आप सॉरी सेकेंडरी तो आपका हाई स्कूल है, कुल मिला के आपका जो लोकल लैंग्वेज है वो भी आपको साथ में लेके चलना है। तो यार यहाँ तो एक तरीके से कह सकते हो 3 सब्जेक्ट हो गए, मैथमेटिक्स इंग्लिश के साथ साथ आपकी हिंदी भी हो गई, हिंदी भी आपको आनी चाहिए। इनके अलावा कुछ और चीजें हैं जो इन्होंने एक्स्ट्रा मांग रखी हैं, जैसे इन्होंने आपसे कहा है कि आपको क्या नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है, होना चाहिए, आजकल किसको नहीं होता, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपको होना चाहिए, नॉलेज ऑफ साइकिलिंग होना चाहिए, साइकिल चलाना आपको आना चाहिए, एडुकेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड, यानी कि आपको जो लोकल एरिया में रहन सहन, ये सारी चीजें आपको इसका मतलब समझ में आना चाहिए। रिजर्वेशन की दोस्तों बात करें तो रिजर्वेशन पे बात करने की कोई जरूरत है नहीं, आगे चलिए। अब दोस्तों जो मेन इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे पोस्ट कौन कौन सी है, पोस्ट है आपकी बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक की, ठीक है। यहाँ पे डिसेबिलिटी के बारे में बताया है कि कौन कौन सी डिसेबिलिटी यहाँ पे चल जाएंगी, लो विजन होगा तो चल जाएगा, हार्ड ऑफ हियरिंग होगा तो चल जाएगा, वन आर्म वन लेग, ये सारी कैटेगरी इन्होंने यहाँ पे बता रखी है। अप्लाई करने के लिए दोस्तों आपको करना क्या होगा, अप्लाई करने के लिए आपको ओपन करना होगा डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट indiapost.gds.online.gov.in। जो एप्लीकेशन यहां से रिसीव किए जाएंगे केवल वही मान्य होंगे, अगर आप ऑफलाइन कोई एप्लीकेशन भरते हो तो वो मान्य नहीं होगा। द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज सर सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, जरा इसके बारे में भी बताइए। दोस्तों सिलेक्शन क्राइटेरिया में आपकी बनती है मेरिट लिस्ट, यहाँ पे कोई भी एग्जाम नहीं होता है, हाँ आप बिल्कुल सही सुन रहे हो, यहाँ पे आपको कोई एग्जाम नहीं होता है, यहाँ पे सारा का सारा गेम जो है वो आपके मेरिट का है। साफ साफ लिखा हुआ है the applicants will be shortlisted for engagement on the basis of a system generated merit list. The merit list will be prepared on the basis of marks obtained, conversion of grades point to marks as explained in sub para, और ये पैरा में आपको बाद में बताया गया है। इसका मतलब इस सिंपल सा ऐसे समझो कि आपने 10th स्टैंडर्ड में जो भी मार्क्स गेन किए हैं, जो भी आपके एग्रीगेट मार्क्स बनेंगे या आपका सीजीपीए बनेगा, उसके बेसिस पे आपकी मेरिट बनती है। इसके बाद फिर आगे यहाँ पे मेरिट किस तरीके से बनेगी, मे भी इसका डेटा इन्होंने बता रखा होगा, तो आगे चलते हैं। यहाँ पे आपके मेरिट पे ही सारा काम होता है दोस्तों। अगर आपकी 9.5, अब देखो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि ग्रेड मिलता है A1 A2 B1 B2 C1 C2 D। ग्रेड पॉइंट अलग अलग मिलते हैं, अगर आपका 10 ग्रेड पॉइंट है तो 10 ग्रेड पॉइंट उसको मिलते हैं जिसका जो मेरिट है वो 9.5 बनता है। 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है। ग्रेड पॉइंट तो आपको अलग अलग गिवन ही है, तो ये आपके अलग अलग ग्रेड में दिए जाते हैं। मेरिट आपके निकलेगी 9.5 जो है वो अगेंस्ट मैक्सिमम 100 में है, ये बात इन्होंने नीचे कहीं बता रखी होगी, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इन केस ऑफ द मार्क्स लिस्ट कंटेनिंग द ग्रेड पॉइंट्स, marks will be recorded taking conversion of grade and points with the multiplication factor 9.5 against the maximum points of grade as 100। तो कुल मिला के आप सिंपल तरीके से इस बात को समझो कि आपकी यहाँ पे मेरिट बनने वाली है, आपको यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं देना है। क्या क्या मैंने आपको इंपॉर्टेंट बात बताई, वो इंपॉर्टेंट बात पहली, 3 से लेकर 23 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो, इंग्लिश और मैथमेटिक्स आपका कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। कब, हाई स्कूल में। हिंदी अगर आपकी हिंदी नहीं, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, जिस भी स्टेट से आप फॉर्म फिल करना चाहते हो, वहां की लोकल लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा आपके एग्जाम ऑफलाइन या रिटन ऑनलाइन कोई एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्टली आपका क्या होगा, मेरिट बनेगी और उसी मेरिट के बेसिस पे आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा।
इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें नंबर ऑफ वैकेंसीज की, तो नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी 30,014 है। कितनी वैकेंसीज हैं इस पेज पे? मे बी वैकेंसीज का डेटा नहीं गिवन है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। अगर हम वैकेंसी की बात करेंगे तो टोटल आपकी जो वैकेंसीज है वो 30,014 वैकेंसीज रखी गई हैं अलग अलग स्टेट की। अब किस स्टेट की लोकल लैंग्वेज कौन सी है वो इन्होंने अपनी वेबसाइट पे या तो दे रखा होगा या तो इसी पेज पे दे रखा होगा। मैं एक बार देख लेता हूं क्या इस पेज पे इन्होंने ऐसा कुछ दे रखा है। फोटोग्राफर साइन आपके .jpg या फिर jpeg फॉर्मेट में ही अपलोड करने होंगे। मैक्सिमम जो साइज है वो 50 केबी से ज्यादा ना हो फोटो का और 20 केबी से ज्यादा ना हो साइन का। लोकल लैंग्वेज में बड़ा डाउट रहता है, सर लोकल लैंग्वेज के बारे में बता दीजिए। वैसे लोकल लैंग्वेज के बारे में तो यहाँ पे इन्होंने नहीं बताया है। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों अगर आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए बोर्ड की, ओरिजिनल कम्युनिटी कास्ट या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से, तो वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर ट्रांसजेंडर है तो वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ प्रूफ होना चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो आपके बाद में है वो आपके सिलेक्ट होने के बाद ही आपको बताएंगे। लोकल लैंग्वेज के बारे में इस वाले नोटिफिकेशन पे मे भी इन्होंने नहीं बताया है, लेकिन फिर भी एक बार मैं देख लेता हूँ। एक टेबल है लोकल लैंग्वेज, अगर आपको ना भी मिले इस नोटिफिकेशन में तो आप सिंपल सा एक काम करिएगा, गूगल कर लीजिएगा, वो आपको हर एक स्टेट की लोकल लैंग्वेज बता देगी। और मुझे पता है कि इन्होंने क्यों नहीं बताया है। इनके ना बताने की वजह यह है क्योंकि सबको पता है कि उसके स्टेट की लोकल लैंग्वेज कौन सी है। मैं अगर उड़ीसा से बिलोंग कर रहा हूं तो मुझे उड़ीसा की लोकल लैंग्वेज पता है। मैं जिस जिस स्टेट से बिलोंग करूंगा, जो भी स्टेट से मैं बिलोंग करता हूं, उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज यार भला किसको नहीं पता। आइए मैं आपको दिखा देता हूं कि फॉर्म आपको कैसे फिल करना है। तो दोस्तों आपको अपना गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपको जाना है और जो इन्होंने वेबसाइट आपको बता रखी है इंडिया पोस्ट GDS online.gov.in, इस वेबसाइट को ओपन करना है। तो देखो यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है स्टेज 1 रजिस्ट्रेशन का। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद अप्लाई करोगे, देन फाइनल पेमेंट करोगे। 3 स्टेप में ये फॉर्म आपका फिल होगा। पहला स्टेप रजिस्ट्रेशन, दूसरा स्टेप अप्लाई ऑनलाइन, तीसरा आपका फीस पेमेंट का। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन वाली टैब पे क्लिक करोगे एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा जहां पे आपको अपनी सारी इंफॉर्मेशन फिल करनी होगी। ये देखिए, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपका नाम, पापा का नाम, आपके डीओबी, आपका जेंडर, आपकी कम्युनिटी, ये कम्युनिटी कौन सी है, कौन से सर्कल में आपने हाई स्कूल पास किया है, कब पास किया है, सारी चीजें फिल करने के बाद आप सबमिट करोगे, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद लॉगिन करोगे तो अप्लाई ऑनलाइन पे जाओगे। और अप्लाई ऑनलाइन पे जब आप जाओगे तो यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ से दोस्तों आपकी सारी जो बेसिक डिटेल है वो फिल होंगी। देन फाइनली आपको पेमेंट कर देना है और जैसे ही आपने पेमेंट कर दिया आपका काम जो है वो डन हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये इतनी इंफॉर्मेशन आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी, इसेंशियल रही होगी। और जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल कर दीजिएगा, लास्ट डेट का इंतजार मत करिएगा कि पता लगे आप लास्ट डेट के इंतजार में बैठे रहो। क्योंकि आजकल ना इतनी ज्यादा क्राउड हो जाती है, इतने ज्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेशन हो जाते हैं कि लास्ट तक पहुंचते पहुंचते जो आपकी वेबसाइट है वो भी काफी स्लो हो जाती है। तो वेबसाइट आपकी स्लो ना हो इससे पहले ही क्या करिएगा, अपना जो फॉर्म है वो फिल कर लीजिएगा। बहुत ही बढ़िया पोस्ट है। ये मत देखिए कि डाकिया की नौकरी मिलेगी या क्या होगा। आप ये सोचिए कि आपको गवर्नमेंट एक जॉब मिल रही है बिना किसी एग्जाम के। और दोस्तों अगर आपके अंदर फिर काबिलियत है तो आगे क्या करिएगा, आगे आप अपने आप को मतलब साबित करिएगा, डिपार्टमेंटल एग्जाम दीजिएगा, डिपार्टमेंटल एग्जाम देके प्रमोशन ले लीजिएगा। ठीक है, सो टेक केयर एवरीवन, अपना ख्याल रखिए, हैव अ गुड डे, बाय बाय।